नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट सेशन में हमने लगभग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम ने लास्ट आक्रमण करा। उसके बाद होता क्या है, अल हज्जाज बाद में उसे 2-3 साल बाद उसे मृत्यु दंड भी दे देता है। लेकिन हम आज कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि जो जिस समय सिंध पर शासन दाहिर कर रहा था उस समय उसके समकालीन कितने राजा थे। मतलब उसके समय जैसे ऊपर हमारा सिंध से ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा वंश शासन कर रहा था, अफगानिस्तान में कौन सा वंश शासन कर रहा था, बंगाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था। तो उसके समकालीन, इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। तो दाहिर के समकालीन शासकों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी के यही है, दाहिर के समकालीन शासक। शासक ठीक है, कि उस समय जिस समय दाहिर सिंध में शासन कर रहा था उस समय कौन कौन शासक भारत में शासन कर रहे थे। ठीक है, हमें मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, मतलब अब तक हमारे एसएससी वगैरह में या 10+2 के एग्जाम्स में या एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा सबसे ऊपर होता है JSK, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारा ये है ना, ये बहुत ज्यादा बार जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर में उस समय कारकेट वंश चल रहा था। कारकेट वंश इधर हमारा अफगानिस्तान है। ठीक है जी, अफगानिस्तान में काबुल वंश, काबुल था, एक ब्राह्मण वंश, शाही वंश था। ठीक है ना, काबुल। इधर हमारा सिंध हो गया। ठीक है, सिंध था। सिंध के बराबर में हमारा कौन सा, राजपूताना हो गया। ठीक है भाई, राजपूताना हो गया। इधर हमारा नेपाल हो गया, इसके ऊपर नेपाल हो गया। और इसके जस्ट बराबर में बंगाल हो गया। बंगाल हो गया, बंगाल के इधर हमारा कौन सा हो गया भाई, असम हो गया। ठीक है, बंगाल के इधर असम हो गया। इसके नीचे हमारा कौन सा हो गया भाई, इसके नीचे हो गया हमारा गुजरात हो गया। ठीक है, और इसके नीचे हमारा हो गया भाई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, अफगानिस्तान में काबुल चल रहा था। काबुल एक वंश है, मतलब हिंदू शाही वंश है। कारकेट वंश जम्मू कश्मीर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट जम्मू कश्मीर। सिंध में चाच वंश चल रहा था, चाच वंश या छाछ वंश मैंने आपको बताया है। और एक चीज और बताता हूँ सिंध के में, कि एक चाचनामा, चाचनामा एक तरीके का, बोल दें कि एक चाचनामा किसके बारे में, चाचनामा में क्या वर्णन है, किस किन घटनाओं का वर्णन है। तो चाचनामा में सिंध के समय जो आक्रमण हुए थे उन घटनाओं का वर्णन किस में है, चाचनामा में। तो चाच वंश से सीधा याद रख लो चाचनामा। तो चाचनामा में किसका वर्णन है, जो सिंध के क्षेत्र में जो घटनाएं हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की और दाहिर के बीच जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं का वर्णन किस में है, चाचनामा में। ठीक है, और राजपूताना में कौन सा, हमारा गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार था। और हमारा गुजरात में भी गुज्जर प्रतिहार था, गुजरात में भी गुज्जर प्रतिहार था। और बंगाल में पाल वंश चल रहा था हमारा। ठीक है, और नेपाल में ठाकुरी वंश चल रहा था हमारा। ठीक है जी, और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश चल रहा था हमारा। ठीक है भाई, ओके। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दोनों में सेम है। ठीक है, इन चीजों को हमने थोड़ा सा, मैंने आपको मैप से बनाने की कोशिश करी कि थोड़ी सी आपको ज्योग्राफिकल तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि किस जगह जगह थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सी वो समझ लेना। बाकी मैं आपको एक एक तरीके से सारी चीजों को बताने की कोशिश करता हूँ, एक एक चीजें लिखवाता हूँ। आप अपने नोट्स वगैरह जिस भी चीज में आप लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, उसमें आप कंटिन्यू करो। ठीक है जी, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा अरब से बनता है। अरब में उस समय कौन शासन कर रहा था भाई, अरब में कर रहा था अल हजाज। कौन था, अल हजाज। अरब में हमारा कौन शासन कर रहा था, अल हजाज हमारा अरब में शासन कर रहा था। दूसरा बात आती है, सिंध में कौन शासन कर रहा था। सिंध में कौन था भाई, चाच वंश चल रहा था, चाच वंश या छाछ वंश।
ठीक है। और 400 500 चल रहा था। तो ये कौन थे? हिंदू थे, हिंदू ब्राह्मण। ठीक है भाई, हिंदू ब्राह्मण थे। और दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन किससे बनता है, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन गुस्सा ने, तो तीसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन था भाई? काबुल। अब मुझे बताओ, अफगानिस्तान में जो काबुल है, इसका पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम क्या था? मुझे कोई बताओ। काबुल के ब्राह्मण शाही वंश का शासक था। ठीक है, यहाँ शासन था। काबुल का पुराना नाम जाबुल था। ओल्ड नेम, जिसे ओल्ड नेम बोल देंगे हम। ठीक है भाई। चलिए, इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको रफ करता हूं मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट मेरे साथ साथ, जैसे भी चीजों को समझ में आ रहा हो। कोई यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे पढ़ते रहे, हम वो सोचेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप करेगा, तो उन चीजों को हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई। और जम्मू कश्मीर में हमारा कौन सा, जेएसके में कौन सा हमारा कौन सा वंश चल रहा था? कारकेट वंश चल रहा था। कारकेट वंश चल रहा था। ठीक है भाई। ठीक है। और हमारा गुजरात में कौन सा चल रहा था? गुजरात में फटाफट मुझे आप बताओ, कौन बताएगा गुजरात में? मैंने जस्ट एक से कुछ सेकंडों पहले, कुछ ही समय पहले गुजरात के बारे में डिस्कस करा था। गुजरात में कौन सा वंश का शासन चल रहा था? फटाफट मुझे कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का आपके। ठीक है, तो गुजरात में हमारा गुज्जर प्रतिहार है। गुज्जर प्रतिहार आगे जाकर 4 भागों में बट जाता है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। गुज्जर प्रतिहार को अच्छे से पढ़ेंगे, आगे जाकर सारे वंश को पढ़ेंगे जो आगे जाकर बड़ा बनने वाला। क्योंकि होता क्या है कि जो हर्षवर्धन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है, हर्षवर्धन के बाद अलग बहुत सारा गुज्जर प्रतिहार का शासन होता है। गुज्जर प्रतिहार आगे जाके 3-4 भागों में बढ़ता है, और उनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। उसमें से एक ही गहड़वाल वंश भी है। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार हो गया, राजपूताना। और नहीं, बंगाल में कौन था भाई? बंगाल में बताओ, बंगाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? फटाफट कौन बताएगा? बंगाल में बताओ कौन सा वंश शासन कर रहा था? बंगाल में हमारा पाल वंश, पाल वंश। और नेपाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? नेपाल में हमारा ठाकुरी वंश शासन कर रहा था, ठाकुरी वंश। ठीक है। और असम में हमारा भास्कर वर्मन था। असम में हमारा भास्कर, असम में हमारा कौन था भाई? भास्कर वर्मन। ठीक है, असम में हमारा भास्कर वर्मन थे, ठाकुरी वंश था, पाल वंश था, गुज्जर प्रतिहार था, कारकेट वंश था। मोस्ट इंपोर्टेंट जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, बंगाल है, जो और नेपाल असम भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीनों तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बंगाल, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों को हमें याद करना है, याद नहीं करना, एक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी जिससे आपको रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है ना? तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैंने इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी जिस तरीके से आपको एक बार की बताई हुई चीजें एक बार में ही याद हो जाए। ठीक है। अब एक चीजें समझते हैं, क्योंकि ये तो हमने समकालीन राजाओं के बारे में डिस्कस कर लिया। होता क्या है, समकालीन राजाओं के बाद एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दाहिर के समकालीन राजाओं को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम पहले चीजों को, एक चीज और बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि अरब के समय अरब के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े हमारे भारत पर। अरबों ने जो आक्रमण करा, उस आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े, तो उन चीजों को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि अरबों ने जो भारत पर अटैक करा था, उस अटैक के क्या क्या इफेक्ट
हमारे भारत पर पड़े। तो जिस जिसको पता है तो वो मुझे बताएगा, ठीक है। तो मैं पहला हेडिंग डालता हूँ, पहली हेडिंग डालता हूँ, अरब आक्रमण के प्रभाव। अरब आक्रमण के क्या क्या प्रभाव हमारे भारत पर पड़े। तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ी सी चीजें को और समझने में आसानी होगी, कुछ आप और रिलेट कर पाओगे, थोड़ा सा मतलब रट्टाफिकेशन, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप समझ पाओगे। इसलिए आपकी समझ बनाने के लिए इस तरीके के मैं थोड़ी सी हेडिंग्स बना रहा हूँ, जो कि आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ, तो अरब आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। तो अरब आक्रमण से भारत, अरब आक्रमण से पहला तो ये बनता है, भारत और अरब के बीच व्यापारिक व्यापारिक आदान प्रदान। आदान प्रदान क्या हो गया भाई, आदान प्रदान हुआ, व्यापारिक आदान प्रदान हुआ। दूसरा क्या कारण बनता है, मुझे कोई कौन कौन बताएगा, मुझे फटाफट मुझे बता दो। पहला कारण तो ये है कि बाकी आपने थोड़ा सा अरबों के बारे में, जैसे मैंने 2-3 क्लासों में, अपना 2 क्लासों में डिस्कस करा है, उससे थोड़ा सा रिलेट करके मुझे ये बता दो, और क्या क्या कारण, पॉसिबल कारण हो सकते हैं जिनको हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, जिनके बारे में, ठीक है। और हाँ, भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत, इस्लाम धर्म की शुरुआत, धर्म की शुरुआत, भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत। लेकिन मैं इस्लाम धर्म की शुरुआत का मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि भारत में अरबों के आने के बाद ही इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। अरबों के आने से पहले भी लोग इस्लाम धर्म को मानते थे, लेकिन होता क्या है, इनके आने के बाद वो जो सिलसिला है इस्लाम धर्म को मानने का, वो हिंदू जो इस धर्म के भी जो भी लोग थे, वो इस्लाम धर्म को मानने लगे। वो कारण क्या था, इनकी जो क्या थी, जबरदस्ती। ये अपने आप नहीं मान रहे थे, तो जबरदस्ती मतलब एक एक तरीके से फोर्सली, इसको ये फोर्सली बोल रहे, तलवार के दम पर, तलवार के दम पर। इनका डर था भाई, नहीं डर, यहाँ तो ये सीधी सी बात थी, ये इस्लाम धर्म को मान रहे थे, अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ नाड़ कटने का डर है आपको। तो इस तरीके से इस्लाम धर्म की जो यहाँ से इस अरबों के आने के बाद इस्लाम धर्म का जो मानने वाले लोग हैं, इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, इस्लाम धर्म को जो मानने वाले, इस्लाम धर्म को शुरुआत नहीं बोल रहा, इस्लाम धर्म को लोग मानने लगे, मतलब इस तरीके की शुरुआत हुई। तो इस इनके टाइम पर फोर्सली तलवार के दम पर हुआ। तो क्या हुआ, ये पहले तो था एक कम लेवल पर, लेकिन इनके अरबों के भारत पर आने के बाद इसमें क्या हुआ, ये आ, इसकी स्पीड, क्या बोलते हैं, बता देता हूँ। बल्कि होता क्या है, अब इस्लाम धर्म के लोग इसे बड़े लेवल पर इस्लाम धर्म को मानने लगे, इस्लाम धर्म को मानने लगे। पहले कम मानते थे, लेकिन अब इनकी तलवार जो है ना, मेन फोर्सली जबरदस्ती मनवा रहे थे, तो इस वजह से अब लोग पहले से ज्यादा बड़े लेवल पर किसको मानने लगे, इस्लाम धर्म को मानने लगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, आगे चलते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन बताओ, और क्या क्या बन सकता है भाई, और क्या क्या हुआ उस समय, किसी को कोई ऐसा फैक्ट याद हो जो हमने पढ़ा हो, कि ऐसा क्या फैक्ट है जो अरबों के आने पर भारत पर प्रभाव पड़ा। एक प्रभाव था भारत की कला, भारत की कला, साहित्य, गणित, भारत की कला साहित्य गणित से अरबों को
अरबों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। होता क्या है, अरब सोच रहे, अरबों जब भारत में आए, अरबों ने भारत की कला को समझा, साहित्य को समझा और यहाँ के गणित को देखा, तो अरबों को इतना सारा ज्ञान मिला, बहुत सारा ज्ञान। तो उन्हें अरबों को क्या हुआ भाई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, भारत से ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद होता एक चीज और होती है, इसके बाद ये होती है, जो अरब है ना, वे भारत के कुछ साहित्य, भारतीय साहित्य को कुछ अरबी में अरबी भाषा में उसका क्या करवाते हैं, अनुवाद। तो भारतीय साहित्यों का, भारतीय साहित्य भारतीय साहित्य का अरबी भाषा में अनुवाद, भाषा में अनुवाद। ठीक है, तो जो भारतीय साहित्य थे, उनको क्या करवाया भाई, अरबी भाषा में अनुवाद कराया। तो किस लिए कराया, क्योंकि उनको भारत में आकर ज्ञान मिला बहुत ज्यादा। ठीक है, और बताओ, और इन चीजों से अलग क्या हो सकता है। एक हाँ, एक क्वेश्चन और है, एक फैक्ट और है इसका, एक चीज और है जो हमारा, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जैसे हमारा इधर ये हमारा ये हो गया अरब, ठीक है, ये चीन हो गया, इधर जाके मैं हमारा थोड़ा सा नेपाल वाले, उधर वाला नेपाल के ऊपर वाला चीन हो गया, यहाँ हो गया यूरोप। तो होता क्या है, चीन के जो यंत्र हैं, जैसे दिशा सूचक यंत्र, उनको अरबों ने यूरोप तक पहुंचाने का काम करा। तो पहला एक फैक्ट और है, चीन के यंत्र जैसे दिशा सूचक यंत्र, अन्य उपकरणों को, अन्य यंत्रों को, अन्य आविष्कारों को कहां तक, यूरोप तक पहुंचाने का काम किसने करा, अरबों ने करा। चीन के, तो ये लिख लो, चीन के यंत्र जैसे कंपास, इसे बोलते दिशा सूचक यंत्र, कंपास को कंपास व कंपास व अन्य आविष्कारों को यूरोप यूरोप तक पहुंचाने का काम किसने करा, काम भाई यूरोप तक पहुंचाने का काम किसने करा, अरबों ने करा। ठीक है, तो जो चीन के उपकरण है, जैसे कंपास हो गया, ऐसे यंत्रों को यूरोप तक पहुंचाने का काम किसने करा, अरबों ने करा। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और आते हैं जिस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, देखने को मिलता है कि जो हमारे भारतीय जो मंदिर हैं, टेम्पल हैं, उनकी जो आकृति है कुछ इस प्रकार है, जो हमारे मंदिर हैं लगभग इस प्रकार है। ठीक है ना, तो उन मंदिरों को देखकर जो अरब की जो मस्जिद है, यहाँ की जो कला को देखकर, जो भारत की कला है उस कला से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी जो मस्जिद है इसी आकार में, यानी गुंबद आकार में बनवा दी, गुंबद में। ठीक है, तो किस आकार में बनवा दी भाई, तो इसमें लिखो, इसमें भारत की, भारत के मंदिरों की कला से प्रभावित होकर, मंदिरों की कला से अरब बहुत प्रभावित हुए। ठीक है ना, बहुत, ठीक है भाई, अरब बहुत क्या हुए, प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद उनकी जो मस्जिद है, मॉस्क्यू है, उस मस्जिद को इस आकृति में डेवलप करा दिया उन्होंने। ठीक है ना, तो वो कहां से कराया, भारत की जो मंदिरों की आकृति, उस आकृति को देखकर ही इन्होंने इस प्रकार बनवाया। ठीक है, चलिए, बस इतनी ही चीजें थी हमारी अरबों के आक्रमण की।
अब थोड़ा सा एक एक चीज और, मैं थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में दो चार चीजें और बताने जा रहा हूँ, और हमारा जो है मोहम्मद बिन कासिम का और दाहिर का इनका जो सिलसिला है आज ही यहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक चीज और है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कार्टेज व्यवस्था शुरू करी। सिंध क्षेत्र में जजिया कर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक, पहला शासक कौन था सिंध क्षेत्र में जो जजिया कर है उसको लगाने वाला पहला शासक कौन था, भाई बताओ। पहली बार सिंध क्षेत्र में जजिया कर किसने लगाया, पहला शासक कौन था जिसने सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाया। जजिया कर बोलते हैं जिसे धार्मिक टैक्स बोलते हैं, धार्मिक कर या रिलीजियस टैक्स, रिलीजियस टैक्स बोल सकते हैं। कार्टेज व्यवस्था मतलब टैक्स लेना, एक तरीके से टैक्स लेना, एक तरीके से धर्म के लिए टैक्स लेना। ठीक है, तो ये कौन था भाई, ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने कार्टेज यो धार्मिक कर लेना शुरू करा, सबसे पहले जजिया कर लगाया, ठीक है ना, बिन कासिम। ठीक है, अब ये जजिया कर होता क्या है, ये क्या है, किसी भी धर्म को अपने, किसी भी जो धर्म के लोग हैं, ये मुस्लिम गैर मुस्लिमों के लिए था, ये कार्टेज व्यवस्था किसके लिए, गैर मुस्लिमों के लिए। ठीक है, ये गैर मुस्लिमों के लिए थी, किसी भी धर्म को अपने धर्म में बने रहने के लिए उसे एक तरीके का टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को क्या बोलते हैं भाई, जजिया कर बोलते हैं, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, जजिया कर बोलते हैं।